आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले चलते हैं इसमें वर्क डन में। पहली बात, वर्क डन हमेशा ना किसी फोर्स का होता है बेटा। मतलब वर्क डन बाय ए फोर्स, ये होता है। मतलब कभी भी तुमसे ये नहीं पूछेगा फाइंड वर्क डन, मतलब किसी फोर्स का वर्क डन पूछेगा। ध्यान रखना बेटा। जैसे तुम ऐसे समझो ना कि मान लो ये है बॉडी, इसको तुम, इस पे कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। ये मान लो F1 फोर्स लगा हुआ है, और ये मान लो F2 फोर्स लगा हुआ है, और ये मान लो F3 फोर्स लगा हुआ है, और इसको मान लो यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाती है मान लो, तो फिर मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि वर्क डन बाई F1 कितना होगा। या मैं पूछ सकता हूं वर्क डन बाई F2 कितना होगा। या फिर फाइनली मैं ये पूछ सकता हूं कि टोटल वर्क डन कितना होगा। गोपी, पता समझ में आया बेटा तेरे नहीं आया? कि अगर मान ले किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस अप्लाई हुए हैं और तुम बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस करते हो, तो आपसे ये पूछ सकता है कि F1 ने कितना वर्क किया, F2 का कितना वर्क हुआ, F3 का कितना वर्क हुआ और टोटल कितना वर्क हुआ, ये करें। ठीक, अब चलते हैं दूसरी बात। अब डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, वर्क निकालने के फिर 4 मेथड्स होती है बेटा, जो है 4 मेथड्स। बस इसकी तुमने मास्टरी अगर कर ली तो बस हो गया फिर। ठीक है, वर्क डन निकालने की 4 मेथड्स होती है। मेथड 1, एक होगी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स। मेथड 2, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मेथड 3, वर्क डन बाय, गुड इवनिंग एजे, एरिया। किसका एरिया वो बाद में करेंगे, ठीक है। और मेथड 4, जनरल मेथड। हाँ, अभी करेंगे सब, चिंता मत कर। समझ में आ गया कि वर्क डन हमेशा किसी फोर्स का निकलता है, और वर्क डन निकालने की 4 मेथड्स होती हैं। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, एरिया से, और फिर एक जनरल मेथड होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहली बात तो कांस्टेंट फोर्स को पहचान तो लें, कौन कांस्टेंट फोर्स है कौन नहीं है, क्यों। कांस्टेंट फोर्स, जैसे देखो, अगर मैं कहता हूं कि 4 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो बताओ ये कांस्टेंट फोर्स बना कि नहीं बना, बताओ जो है। हाँ, नहीं होता। 4 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन कह दिया, सब कुछ फिक्स है। दूसरा,
अगर मान लो मैंने F इक्वल टू 4J कैप लिख दिया बस, तो ये भी कांस्टेंट फोर्स है, समझ में आ रहा होगा। तीसरा, अगर मैंने F इक्वल टू 2I कैप माइनस 3J कैप न्यूटन लिख दिया, तो फिर ये भी कांस्टेंट फोर्स है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्यों कांस्टेंट फोर्स क्या है कह लो। एक वेरिएबल का भी वो दे दे रहा हूं एग्जांपल। कि मान लो मैंने F इक्वल टू 3x आई कैप लिख दिया। गुड इवनिंग एंडी। तो बताइए वेरिएबल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया पता जो है। 3x आई कैप लिख दिया तो वेरिएबल फोर्स हो गया, बिकॉज ये फंक्शन ऑफ x आ गया ना। अगर तुम देखोगे तो नहीं है, बताओ जो है फंक्शन ऑफ x आ गया। और इसी टाइप से अगर मान लो मैंने F इक्वल टू 2x आई कैप वर्क एनर्जी पावर बेटा माइनस 4y कैप, तो फिर ये भी वेरिएबल फोर्स हो गया, बिकॉज ये किस किस का फंक्शन हो गया बताओ जो है। दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ये कह लो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो तुम ये पहचान लोगे कि कौन कांस्टेंट फोर्स है और कौन वेरिएबल फोर्स है। क्यों, अब चलते हैं हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी बच्चों को दिख रहा है कुछ, बाकी बच्चों को दिख रहा है बेटा। तो तुम्हें कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, लेट ज्वाइन करने से नहीं दिखता है। ये भी अच्छा फीचर डाला है, हाँ ये बढ़िया फीचर डाल दिया है। तो मैं चाहता हूँ आके, ये बहुत बढ़िया बात है। बच्चे कम से कम इसमें टाइम से आएंगे बेटा जो है। हम्म। हम्म। तो मेरे ख्याल से कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स तुम्हें पता चल गए होंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स क्या होते हैं। तो अब बस वो कर लेते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो रिकॉर्डेड देख यार, फिर क्या करें बता जो है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्या कहें, हर चीज के कुछ नफे और नुकसान है ना बेटा। सुनो, पहला एफ, एक सेकंड, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तुम्हें याद होगा। याद है ना, जहां पे एस वेक्टर क्या होता था बताओ। एस वेक्टर होता था आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तुम्हें याद होगा, ये हमने डॉट प्रोडक्ट जब किया था उसमें किया था। क्यों, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, नहीं है। और वो थीटा किस किस के बीच में है जरा बताओ। थीटा है बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। अब ध्यान से देखना बेटा इसके बाद। एनडी अब दिख रहा है तेरे को, अब दिख रहा है तेरे को। अच्छा, अब सुन, ये क्या है ध्यान से देखना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू
एस कॉस थीटा, ये एस वेक्टर का एफ वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ एस कॉस थीटा क्या है बेटा? बताओ, जो है एस वेक्टर का एफ वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है, तो आप कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलोंग एफ वेक्टर। या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाँ हाँ हाँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो एस, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर, हाँ, इनटू एफ कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं जरा बताओ, जो है एफ कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग एस वेक्टर। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग एस वेक्टर। मी का जरा बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? W इक्वल टू एफ डॉट एस होगा, एस वेक्टर यहाँ पे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा, और उसको मैंने एफ एस कॉस थीटा कहा, ठीक। तो वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलोंग एफ वेक्टर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग एस वेक्टर, ठीक। अब दूसरी बात, ये बताओ कि जो वर्क डन है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर है। और फिर तुम्हें याद होगा मैंने डॉट प्रोडक्ट की ना तुम्हें 3 प्रॉपर्टी दी थी, अगर तुम्हें याद हो बेटा, जो है आप एक बात बताओ कि अगर थीटा एक्यूट है, याद आ रहा है? हाँ, थीटा एक्यूट है, तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा या वर्क, वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट या वर्क ये नेगेटिव होगा। और एक लास्ट पॉइंट कि अगर थीटा 90 डिग्री है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट या वर्क ये 0 होगा। तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट की हमारी जो 3 प्रॉपर्टी चलती थी वो फिर यहाँ भी चलेगी, ठीक। और एक लास्ट पॉइंट, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल। ये बताओ कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, तो आप ये बताओ cos 0 1 होता है ना, क्यों cos 0 1 होता है, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा बताओ, जो है उस केस में जो वर्क डन होगा वो सीधे सीधे प्लस एफ इंटू एस। तो ये तुम बचपन में यही तो पढ़ते हो, बस ये वाला पढ़ते हो, बस हो गया, नहीं है? चाइल्डहुड में तुम एक स्पेशल केस पढ़ते हो, बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह देते हो ना, क्यों उज्जवल? ये बता कि तुम बचपन में यही तो कहते हो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बस ये वाला है वो कह लो जब थीटा 0 डिग्री होगा, अदरवाइज जनरल नहीं है, ठीक। और एक लास्ट पॉइंट, हाँ, अगर थीटा 180 डिग्री हो, तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो इसका मतलब उस केस में जो W होगा वो माइनस ऑफ एफ एस होगा। केवल इतनी थ्योरी है और कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर की नहीं, कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। एक बार दोबारा सुन लो, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये था। थीटा एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन नेगेटिव, थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 डिग्री पे प्लस एफ एस और 180 डिग्री पे माइनस एफ एस। ये है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। एक हम पहले भी कर चुके हैं, उसी टाइप का पहले रिपीट करूंगा। फाइव न्यूटन का फोर्स है at 53 degree from negative x direction towards positive y direction, और तुम बॉडी को 2,3 से मीटर में 4,6 मीटर यहां तक डिस्प्लेस करते हो। तो तुम्हें वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स निकालना कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, हमने पहले कुछ किया था। सुनो, फोर्स तो ऐसे है 5 और 53 डिग्री, तो इधर को कंपोनेंट होगा 4, इधर को कंपोनेंट होगा 3। क्यों? हाँ, तो इसका मतलब जो फोर्स वेक्टर होगा वो -3i कैप प्लस 4j कैप होगा। ये हो गया। उसके बाद एस वेक्टर, तुम्हें याद है आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर होता था, और वो कैसे निकलेगा देखो, इसमें से इसको माइनस करो, आई कैप लगा दो, इसमें से इसको माइनस करो, जे कैप लगा दो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ बेटा जो है। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। कोई डाउट? मी का बता, एस वेक्टर निकालने में कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ये बता जो है, एस वेक्टर निकालने में कोई डाउट तो नहीं है ना। अब वर्क डन मेरे को क्या बोला था मैंने, वर्क डन तुमसे बोला था एफ डॉट एस। क्यों? एफ डॉट एस, तो ये कितना हो गया देखो, -3 2 -6 4 और 3 12, इसका मतलब +6 जूल आ गया। ये हो गया। ठीक। और एक बच्चों वाली जरा बात बताओ कि ये जो प्लस साइन है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा बताओ। यहाँ पे प्लस आ रहा है बेटा। हाँ, ये प्लस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि, हाँ, प्लस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्यूट एंगल बन रहा है। क्यों? एक्यूट बिटवीन एफ एंड एस। ये कर। मेरा अगला जो ब्रेक होगा वो 28 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगा बेटा। ठीक है, 28 अगस्त से 1 सितंबर तक मैं मेहिका के सिटी जा रहा हूँ, पुणे। एक तो ये आ गया बेटा जो है। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये एक 2 kg का ब्लॉक है, हाँ, और इस पे जो फोर्स मैं ऊपर को लगा रहा हूँ 24 न्यूटन लगा रहा हूँ। इस पे 20 न्यूटन नीचे भी लगा होगा।
और जब तुम इसको 2 मीटर डिस्प्लेस कर देते हो, ठीक है, तो तुम्हें वर्क डन बाई एक तो एफ निकालना है कितना होगा, और एक निकालना वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा। अब सुनो, हाँ, वर्क डन बाई एफ मैं सीधे सीधे प्लस एफ एस लिखूं, ये बताओ एनडी बता, बिकॉज 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, बता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो प्लस एफ एस कर दूं, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया +24 × 2, तो +48 जूल आ गया। और वर्क डन बाई W कितना लिखूं, इसके लिए -FS लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया बिकॉज ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, क्यों, -FS, तो ये हो गया -20 × 2, इसका मतलब -40 जूल। किसी को कोई डाउट है, बता बेटा जो है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जो है, नहीं है ना। अच्छा वैसे बाय द वे अगर मैं टोटल वर्क डन कहूं तो टोटल कितना आया जरा बताओ। टोटल वर्क डन 8 जूल आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा, ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन भी निकालूंगा जो आगे चल के यूज करूंगा। जादू जादू, सुना है गाना तुमने बेटे, गाना सुना कि नहीं सुना, बताओ जो है। हम्म, तो जादू क्या है देखो, ये बताओ कि ये ब्लॉक ऊपर को एक्सीलेट होगा ना, ये होता है, ये ऊपर को एक्सीलेट होगा कि नहीं होगा, तो जो है, और एक्सीलेशन कितना होगा जरा देखो इसका, 24 - 2 अपॉन 2, तो इसका मतलब 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये तो एक्सीलेशन हो गया। अब सुनो, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 थी, स्टार्टिंग रेस्ट से की थी मैंने, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 12 mv² है, क्यों एनडी बता बेटा जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होगी कि नहीं होगी, कि अगर मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड v हो जाती है, सपोज कर यहाँ पे स्पीड v हो जाती है, ठीक। अब सुन, इसका मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो 12 mv² होगा, बता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होगा, और ये जो v² है इसको मैं 2s लिख सकता हूं, बता, ये बता, इसको मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 2as लिख सकता हूँ। तो फाइनली अगर तू देखेगा तो ये फिर MAS आ गया, वो भी बता, फाइनली क्या आ गया बता, MAS आ गया। अब वैल्यू रख ले, m हो गया 2, एक्सीलरेशन है 2, और डिस्प्लेसमेंट भी है 2, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी +8 जूल आ रही है, जरा चेक कर, ये मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ रही है, +8 जूल, और टोटल वर्क डन भी कितना आ रहा था, टोटल वर्क डन भी क्या आ रहा था बता जो है, 8 जूल आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताओ जो है, बस बेटा यही है जो है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला जो है, मजा आया गोपी, तेरे को नहीं आया बता बेटा जो है, तेरे को मजा आया कि नहीं आया बता जो है, कभी गाना सुनने तेरे को और मजा आएगा, मेरा गाना सुनेगा ना तो तेरे को और मजा आएगा।
अब आते हैं रिजल्ट पे। इसका मतलब रिजल्ट ये रहा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, या तो इसको टोटल वर्क डन भी कह सकता है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कह लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है बेटा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उज्जवल, समझ में आया बेटा तेरे, नहीं आया बता जो है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस और टोटल वर्क डन, वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। जिसको आगे से मैं WET कहूंगा बेटा जो है। हाँ, जिसको आगे से मैं क्या कहूंगा? WET बोलूंगा। ये क्या है? अभी और करेंगे इसमें क्वेश्चन, ऐसे नहीं तू सोच रहा होगा खत्म हो गया ये। अरे क्या यार, तूने मेरे से पूछा था ना बेटा जो है, एक बार पहले तुम लोगों ने और भी पूछा था, अयना जसवाल, अयना जसवाल ने मैथ्स के सर के लिए पूछा था। असल में चक्कर क्या है ना यार, मैं बताऊं तेरे को, मैं असल में बड़ा परफेक्शनिस्ट आदमी हूँ जो है। परफेक्शनिस्ट इस सेंस में कि मेरे को जो है ना, बड़े कम एफर्ट्स में ज्यादा वो चाहिए होते हैं, रिजल्ट चाहिए होती है। तो मैं वो, और जो मेरे पैरामीटर्स हैं, समझ गए ना, जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं, वो उनमें जब फिट होगा ना, तभी मैं तेरे को रिकमेंड कर पाऊंगा बेटा। क्योंकि तेरा क्या होता है ना, तुम्हारा ये लाइफ का सवाल होता है। जायसवाल, समझ में आ रहा है बेटा जो है। अब मेरी रिकमेंडेशन से तुम्हारा कुछ वो हो जाए, नहीं है, तुम अपने से कोई डिसीजन ले लो, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता जो है। लेकिन मेरी तरफ से अगर कोई रिकमेंडेशन आए, तो वो क्या हो कि पूरे मेरे पैरामीटर्स में ना फिट होना चाहिए बेटा जो है। समझ ना, सारे पैरामीटर्स में फिट होना चाहिए, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए मैं अभी तेरे को कर नहीं रहा हूँ जो है। सारे पैरामीटर्स जब मेरे को फिट हो जाएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो अपने से तो खैर देख ही लेना जो भी होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस या टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। ये 1 kg है, ये 2 kg है। पहले इसका वाला पार्ट कर लेते हैं। हाँ, काइनेमेटिक्स वगैरह सब कुछ तुम्हें ध्यान होगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, क्यों? और इस ए की वैल्यू NPF अपॉन TM होगी। और नेट पुलिंग फोर्स लग रहा होगा तुम्हें 20 - 10 अपॉन 3, इसका मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये लग गया होगा, ठीक है। अब सुनो क्या है, तुम्हें इन 1 सेकंड, एक सेकंड ना, ½ A T², या एक काम करता हूँ, इन √3 सेकंड वर्क डन बाई स्ट्रिंग एंड ग्रेविटी निकालना है ऑन बोथ। ठीक है, वर्क डन बाई स्ट्रिंग एंड ग्रेविटी निकालना है ऑन बोथ। तो एक बात बताओ, सबसे पहले एस की वैल्यू ½ AT² लिख दूं? नहीं है, वर्क डन बाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ½ AT²। अब ए की वैल्यू तो हो गई 10/3,
और टी स्क्वायर की वैल्यू 3, तो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ गया। क्यों? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अब सिंपल है, देखो 1 kg पे निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले बताओ कि वर्क डन बाई स्ट्रिंग अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं वर्क डन बाई टेंशन कह रहा हूं। क्यों? एनडी बता। 1 kg पे अगर मैं वर्क डन बाई स्ट्रिंग कह रहा हूं तो इसका मतलब वर्क डन बाई टेंशन कह रहा हूं ना। और ये बता, इसको मैं सीधे सीधे प्लस एफएस लिख दूं? बता। क्योंकि 0 डिग्री का एंगल है, देख। नहीं है, 0 डिग्री का एंगल बना ना, जिधर को टेंशन है उधर ही को ब्लॉक जा रहा है। क्यों? अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं, टेंशन भी निकाल लेते हैं ना। टेंशन की भी तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देख, अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाता तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखता बता जो है, टेंशन माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब टेंशन 40/3 होगा। उज्जवल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, टेंशन माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हो जाता। तो अब वैल्यू रख दो, बस हो गया। यहाँ पे एफ तो आ गया 40/3 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 5। क्यों? तो 200/3 जूल आ गया। और अगर मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखता मान लो, हाँ, तो फिर वो माइनस एफ एस लिखता ना, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों? -180 माइनस एफ एस, तो ये हो जाता माइनस ग्रेविटी वाला जो फोर्स आ गया वो 10 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 5। तो इसका मतलब -50 जूल आ गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। अच्छा, 2 kg में उल्टा हो जाएगा फिर। क्यों? 2 kg में सब उल्टा हो जाएगा ना। ये बताओ, 2 kg में वर्क डन बाई टेंशन, अब ये माइनस एफ एस हो जाएगा। क्यों? हाँ, बताओ, वर्क डन बाई टेंशन क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस हो जाएगा। और ये कितना हो गया? -40/3। ये तो हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ गया 5। नहीं, तेरे को एक्सीलरेशन मत देख बेटा जो है, तू एक्सीलरेशन मत देख। तो एक बात बता, इसका एक्सीलरेशन ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर होगा। और अगर इसका एक्सीलरेशन नीचे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा। अब जरा बता, अब समझ में आया कि नहीं आया? तुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखना है। समझ गया ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखना है। जैसे इसमें क्या था, देख, टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। क्यों? टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, ये कह रहे जो है। अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बता जो है। तो मैंने अभी जो एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, एग्जाम्पल्स मैंने जो भी लिए हैं वो 0 डिग्री या 180 डिग्री वाले लिए हैं, ये कह रहा हूँ मुझे। और इसी टाइप से वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा इसमें? वो आपके प्लस एफ एस होगा। नहीं है प्लस एफ एस, तो यहाँ पे फोर्स तो हो जाएगा 20, उसका वेट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। तो इसका मतलब +100 जूल आ गया इसमें। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। 1 kg में टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो इसका मतलब टेंशन का वर्क डन प्लस एफ एस होगा। और 1 kg में वेट नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इसका वर्क डन -एफ एस होगा। और 2 kg में उल्टा हो जाएगा।
ये एक और एग्जांपल करते हैं। ये 2 kg है, ये 10 न्यूटन है, 10√2 कर देता हूँ चलो, और ये 45 डिग्री पे है, और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.4 और म्यू के की वैल्यू 0.2। तो इसका एक काम करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम ही कर लेते हैं बेटा। देखना, हाँ जरा ध्यान से देखना, इसका कर लेते हैं पूरा पोस्टमार्टम। टेन 10 एन 20। पहले बताओ फोर्सेस समझ में आए या नहीं आए? फ्रिक्शन बाद में लगाएंगे, फ्रिक्शन लास्ट में लगाते हैं ना, तुम्हें याद होगा। ये बताओ फोर्सेस समझ में आए कि नहीं आए बेटा, बताओ जो है। ठीक, अब तुम्हें याद है कि ये वाली डायरेक्शन में तो मोशन होता नहीं है, नहीं होता, ये वाली डायरेक्शन में तो मोशन होता नहीं है। तो इसका मतलब 10 प्लस एन, ये बना 20, इसका मतलब एन बना 10, हाँ एन बना 10, तो म्यू एस एन वो बना 4 और म्यू के एन ये बना 2। क्यों बताओ, ये क्लियर है बेटा जो है, ये हो गया। अब ये वाला जो 10 न्यूटन है, पुरानी बातें याद आ रही होंगी, ये वाला जो 10 न्यूटन है ये इस फोर्स से ज्यादा है। क्यों? तो मूव करेगा या नहीं करेगा बताओ, ये बताओ मूव करेगा या नहीं करेगा बेटा, बताओ जो है। ठीक, विल मूव, और अगर मूव करेगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? हाँ, अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इतना लगेगा। क्यों? इधर को लगेगा 2 न्यूटन का। और बाय द वे कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा ये बताओ। ए इक्वल टू कितना होगा बेटा जो है, 10 माइनस 2/2, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करेगा। क्यों? समझ में आ गया या नहीं आया बताओ गोपी, बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये करेगा जो है। अब तुम्हें निकालना क्या है, सुनो, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इन 1 सेकेंड निकालना है। लेकिन 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं हाफ एटी स्क्वायर कह दूं। क्यों? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इन 1 सेकेंड निकालना तो हाफ एटी स्क्वायर कर दूं। अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू थी 4 और टी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 मीटर आ गया। और ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इधर ही को आएगा ना, इधर को आएगा। अब मुझे एक एक फोर्स का वर्क डन बताते हुए चलना बेटा जो है, बाकी फिर बाद में बात करेंगे। ये बताओ कि वर्क डन बाई एन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताओ। 0। वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, ये भी 0, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए 0 आ रहा है बेटा। ये बताओ, ये हो गया।
और ये बताओ वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये माइनस एफ एस लिखू ना, ये बताओ वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस एफ एस लिखूं कि नहीं लिखूं, बताओ जाए। तो ये कितना हो गया जरा देखो, माइनस ऑफ एफ का मतलब था कितना, फ्रिक्शन कितना था 2, और डिस्प्लेसमेंट भी था 2, तो -4 जूल आ गया। और सुनो, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, जो तुमने फोर्स अप्लाई किया था, इसको ये बताओ मैं एफ एस कॉस थीटा लिख दूं, एंडी बता, एफ एस कॉस थीटा लिख दूं पूरा बेटा जो है। अब एफ कितना था सुन, 10√2 था, एस था 2, और थीटा था 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये 20 जूल आ गया। उज्जवल बता बेटा, कोई डाउट है इसमें, ये बता इसमें कोई भी डाउट है, नहीं है ना, ये हो गया। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना आ रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। हाँ बेटा तू हो गया इंटेलिजेंट, इसका मतलब आ गया टोटल वर्क डन आ गया 16 जूल। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए, इसको भी जरा प्रूव कर लेते हैं ना फिर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, इसका मतलब हाफ mv² होना चाहिए, हाँ भी करते हैं। और v² का मतलब 2as होना चाहिए, क्यों, v² का मतलब 2as, तो इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है MAS के इक्वल होना चाहिए। जरा ये देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ जाए, ठीक है। अब मास था 2, एक्सीलरेशन भी कितना आया, 4 आया मेरे ख्याल से ना, 4, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2। तो जरा देखो ये भी 16 जूल आ गया कि नहीं आ गया। उज्जवल नारायण बताओ बेटा, ये हो गया बस, समझ में आया। एक और एग्जांपल करते हैं तब मजा आएगा, ऐसे नहीं। बेटा अब करते हैं एक और एग्जांपल। ये है मान लो 30 डिग्री, और ये 2 kg है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, और 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और तुमसे कहता है कि जो ब्लॉक हैज नो रिलेटिव मोशन विथ लिफ्ट। इसका मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी भी, हाँ, 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। बताओ क्लियर है। ये वैसे इस टाइप का पहले भी आ चुका है, क्यों, ब्लॉक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। एंडी बताते हुए रहना बेटा, जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। और इस पे फोर्स कौन कौन से लगे देख, एक तो ये लगा 20, और एक लगा
नॉर्मल रिएक्शन और एक लगा फ्रिक्शन। बता क्लियर है या नहीं है बेटा, बता जो है। पता 3 फोर्स लगे कि नहीं लगे इसको? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और वेट। क्यों? तो इसका मतलब लामी लगा दूं? हाँ, ये होता है। इसका मतलब लामी लगा दूं कि नहीं लगा दूं? बता बेटा जो है। ये हो गया। अब सुनो, अभी करते हैं। हाँ सुनो, पहली बात तो ये तो 90 डिग्री हो गया। क्यों? ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 है। तो फिर तुम्हें याद आ रहा है ये वाला एंगल 30 होता था बेटा। अगर प्लेन हॉरिजेंटल से 30 बना रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से 30 बनाएगी। वो कहानी याद आ रही है कि नहीं आ रही है गोपी? अगर प्लेन हॉरिजेंटल से 30 बना रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से 30 बनाएगी। तो लामी जरा थ्योरम लगा देते हैं। 20/sin 90, साइन 90 डिग्री, देखते रहना, इक्वल टू n अपॉन, ये वाला एंगल बनेगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये साइन 120 होगा। क्यों? इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन ये वाला एंगल होगा। क्यों? साइन 150। गोपी जरा बता बेटा, कोई किसी में डाउट है? कैलकुलेशन बता जरा, किसी में कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, वैसे एक बच्चों वाली बात और भी है कि ये और ये, इन तीनों का जो सम आना चाहिए वो फिर 360 डिग्री आएगा, ध्यान रखना। हाँ, नहीं है, इन दोनों का, तीनों का सम क्या आना चाहिए? 360 आना चाहिए। और एक पॉइंट और सुन, कि जो साइन 120 डिग्री होता है वही बातें रिपीट होती है, और होता क्या, कुछ नहीं है उसमें। तेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं है। साइन 120, हाँ साइन 60 भी होता है। और साइन 60 का मतलब √3/2। और इसी टाइप से साइन 150 डिग्री, साइन 30 भी होता है। और साइन 30 का मतलब हाफ। क्यों? बताते रहना बेटा, कोई अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना, बिल्कुल जो है। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन तो आ रही है तेरी 10√3, और फ्रिक्शन आ रहा है हाफ, सॉरी 10। ये तो खैर पुरानी बातें हो गई ना, ये तो लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ रखी है। क्यों? ये सब लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रखी है। अब करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क वाला बेटा जो है। तुमसे कहता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस निकालना, ठीक है? ऑल फोर्सेस इन 1 सेकेंड। लेकिन 1 सेकेंड पे पहले डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सीधे सीधे v/t कर दूं? क्यों बता? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v/t, तो v हो गया 4, t हो गया 1, 4 मीटर आ गया। अब देखो बेटा, तुम्हें कितना मजा आएगा, तुम भी कहोगे कौन से सर से जो है 1000 साल पहले और 1000 साल बाद तक। हाँ, और क्या, v कांस्टेंट है ना बेटा जो है। तू कहेगा 1000 साल पहले और 1000 साल बाद तक ऐसा टीचर हमने न तो देखा, न पैदा हुआ, और न होगा कोई।
एनडी समझ में आ रहा बेटा? तू ऐसे ही कहेगा, ये n है, ये f है और ये 20 है। अब देखना, हाँ ये बता डिस्प्लेसमेंट इस पे इधर को है कि नहीं है? बता डिस्प्लेसमेंट इधर को है कि नहीं है? और ये है 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री। अब मेरे को ये बता कि वर्क डन बाई वेट, इसको मैं -fs लिख दूं, पहले ही बता। बता जरा, वेट का जो वर्क डन होगा -fs लिख दूं, बिकॉज ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जरा चेक कर। नहीं तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया -20 इंटू 4, तो -80 जूल आ गया। अब सुन, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, वो fs cos 30 लिख दूं, पहले ही बता। गोपी जरा बता बेटा, जो है वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन fs cos 30 लिख दूं। यहाँ पे जो f है वो नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान रखना बेटा, नॉर्मल रिएक्शन हमारी 10 थी और डिस्प्लेसमेंट था 4, और cos 30 था √3/2। क्यों? कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है? जरा चेक करो बेटा। नहीं, 10√3 था वो, 10√3 था, तो ये हो गया 60 जूल आ गया। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन, समझिए ना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन वो कितना आ गया बता, जो है fs cos 60 डिग्री, नहीं है fs cos 60 डिग्री, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा कितना था भाई, द वे 10 था मेरे ख्याल से। क्यों? और s था 4, और cos 60 हाफ, तो इसका मतलब ये 20 जूल आ गया। तो जरा देखना यहां से टोटल वर्क डन कितना आ रहा है बेटा, जो है। हाँ, अब ये बताओ कि जो टोटल वर्क डन है वो 0 आ रहा है, लेकिन टोटल वर्क डन हमने पढ़ा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। हाँ बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो 0 है। बिल्कुल सही कहा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये भी 0 है या नहीं, ये बता जो है। ये भी 0 है, बिकॉज वी इज कांस्टेंट। उज्जवल बता बेटा, तेरे समझ में आया कि नहीं आया? ये बता, v की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बता, जो है 0 है कि नहीं है बता, जो है। तो बस हो गया, सारी चीजें प्रूफ हो गई, जो है वर्क एनर्जी थ्योरम भी प्रूफ हो गई, सब कुछ कहते हैं। ठीक। अब ये जो हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स किए ना, उनसे मैं कुछ कंक्लूजन्स भी निकाल रहा हूं, सुन लो। कुछ कंक्लूजन्स भी निकाल रहा हूं, हाँ। तुमने देखा था एक प्रॉब्लम ये थी बेटा, जो है कि नॉर्मल रिएक्शन इधर थी, फ्रिक्शन इधर था, और मैंने डिस्प्लेस इधर किया था। तो इसमें तुम्हें याद होगा वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन ये तो 0 थी, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन वो नेगेटिव था कि नहीं था बता गोपी? अब तुम्हें ट्रू और फॉल्स देना है, हाँ, ट्रू और फॉल्स। पहला,
वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज 0। बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स बेटा, फॉल्स। उज्जवल तो ये बता बेटा, यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 आई क्या? हाँ बेटा, ये बता वहां यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का 0 आई क्या? ये बता जो है ये है। और दूसरा स्टेटमेंट देख, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। बता, ये भी फॉल्स है। हाँ समझ गया ना, ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे तूने देखा हुआ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ रहा है बेटा, जो है ये देख, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ क्या आ रहा है बेटा, जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहाँ से तेरे को दो कंक्लूजन आ गए होंगे कि अगर तुमसे कोई कहे कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा 0 होता है, दैट इज रॉन्ग। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, वो भी रॉन्ग है। तो अब बता, तेरे को मजा आया कि नहीं आया? बता बता बेटा, मजा आया कि नहीं आया तेरे को? आया? तो तू बेटा तारीफ नहीं करता, तू क्लास में ना तू कहता नहीं है जो है। बच्चे, मैंने तेरी क्लास के बच्चों से पूछा था, है ना, तेरी क्लास के बच्चों से पूछा था कि वो क्या कह रहा है जो है, फिजिक्स में क्या कह रहा है, कुछ कैसा लग रहा है? जो कह रहा है बस ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई खास मजा नहीं आ रहा जो है। वो भी समझ गया ना, ये सब मैंने तुमसे पूछा था बेटा जो है। हाँ, अब चलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहली बात, एक्चुअल में ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया होगा ना, वेरिएबल जो होता है बेटा जो है, वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, और विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन भी हो सकता है ना। हाँ, पोजीशन ऑल्सो, क्यों? एंटी समझ में आ रहा है बेटा? ये बता जो है कि मान ले 4 o'clock पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 5 o'clock पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो टाइम का फंक्शन हो गया। और दिल्ली में 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, पुणे में 80 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो वो पोजीशन का फंक्शन हो गया। क्यों? पोजीशन का फंक्शन हो गया। तो यहां पे जो होगा हमारा हेयर, वो जो फोर्स होगा वो पोजीशन का फंक्शन होगा। समझ गया ना, हमें ये दिया होगा बेटा। तीसरी बात, अगर पूरे स्पेस की बात करूं तो जो पोजीशन होगी, नहीं ये फंक्शन के लिए भी रिप्रेजेंट होता है एंडी। फंक्शन ऑफ ये है, इसको ऐसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ, समझ गए ना, जैसे फंक्शन ऑफ। तो स्पेस की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन में 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना बेटा, जो है 3 वेरिएबल्स आएंगे, एक्स, वाई और जेड। बता क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं पूरे स्पेस की बात करूं तो पोजीशन में 3 वेरिएबल होंगे, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स होगा, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स होगा। एक्स, वाई और जेड। समझ में आया?
एंडी कि अगर मैं स्पेस की बात करूं तो पोजीशन में 3 वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई और जेड, इसका मतलब फोर्स 3 वेरिएबल्स का फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1D की बात करूं तो पोजीशन में केवल एक वेरिएबल से काम चल जाएगा। क्यों? एक बात बता, पोजीशन में केवल एक वेरिएबल से काम चल जाएगा ना, वन वेरिएबल। और वो वेरिएबल एक्स वाई और जेड कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं है बताओ जो है, वो वेरिएबल एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है या जेड हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स ले लेते हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एक्स ले लेते हैं। इसका मतलब फोर्स किसका फंक्शन हो गया बताओ जो है, फोर्स हो गया फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, बस हो गया। ये क्या, बेसिक समझ में आ गया कि वेरिएबल टाइम के साथ भी हो सकता है, पोजीशन के साथ भी हो सकता है। स्पेस में पोजीशन में 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड, लेकिन 1D में केवल एक वेरिएबल से काम चल सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स या वाई या जेड, और हम एक्स ले लेते हैं। तो यहां पे जो है हमें यही मिलेंगे बेटा, हेयर। बस यहां पे हमें यही मिलेगा, फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना। W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कर देना बस, और कुछ नहीं करना। और तुम कहां से कहां तक लिमिट हो जाएंगी, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, ये खेल हो गया, ये हो गया। समझ गया? केवल एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा, W इक्वल टू एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, और यहाँ पे ये जो एफ था वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। गोपी समझ में आया नहीं आया बेटा बता? अभी रहने दे, बाद में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बाद में आ जाएगा, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, तेरे को समझा दूंगा, टाइम आने पे समझा दूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सीधे सीधे एफ डी एक्स, ये हो गया एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। एक एग्जाम्पल देख, एफ तुम्हें दिया हुआ है -3x², और तुम जो डिस्प्लेस करते हो, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू -3, तो तुम्हें वर्क डन निकालना कितना होगा, देखना। हाँ, वर्क डन मैंने तुमसे कहा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कर देना, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो ये हो गया -1 से -3। नहीं, माइनस क्यों आया इसमें पहले, ये नहीं आएगा। ठीक है, -3x² dx। पहले ये बताओ, ये क्लियर है एंडी? जरा बता, इंटीग्रेशन में ये बता क्लियर है कि नहीं है? अब सुन, x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो x³/3 होता है। क्यों? x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 होता है ना, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, माइनस तो पहले आ गया, चलो x³ आ गया, और -1 से
-3, कोई डाउट? एनडी बताते हुए चल बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? -(x³ आ गया, -1 से -3, ठीक। अब तू जानता है पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या होगा तब? माइनस ऑफ, हाँ वो तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस तो बाहर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। माइनस ऑफ -3 का क्यूब, माइनस ऑफ -1 का क्यूब, बता बताओ, ये बता, ये क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया। अब वैल्यू रखो, इक्वल टू माइनस ऑफ -3 का क्यूब मतलब -27, -1 का क्यूब का मतलब -1। नहीं गलत कर रहा है तू यार, कैलकुलेशन तुम्हारी दोनों की गलत आ रही है बेटा। हाँ तुम्हारी दोनों की गलत आ रही है। -1 का क्यूब का मतलब माइनस ये, तो इसका मतलब -26 जूल इतना है। एनडी बता बेटा, पहले ही बता जो है। -26 जूल आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा मेरे ख्याल से, क्यों प्लस, +26 जूल आएगा, इतना आएगा कैलकुलेट। अब जादू करते हैं, इसमें भी जादू करते हैं ना, ऐसे नहीं, इसमें भी करेंगे बेटा जादू, जादू जादू। सुन, f इक्वल टू -3x² था। अब ये बता कि x², ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना? किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? बता बेटा जो है। ये हो गया, तो इसका मतलब जो फोर्स आया वो हमेशा नेगेटिव आएगा। हाँ, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं होता? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। बता क्लियर है कि नहीं है? वो भी समझ में आ रहा है बेटा जो है कि अगर फोर्स में एक वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब किधर को लगा हुआ है? नेगेटिव डायरेक्शन में लगा हुआ है। एक तो पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सुन बेटा, तूने -1 से -3 डिस्प्लेस किया, बस बस बस, अब तेरी समझ में आ गई बात। तूने अगर -1 से -3 डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट किधर की डायरेक्शन में हुआ? हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, ऑल्सो इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये बता कि फोर्स भी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो वर्क डन होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बताओ, बता बेटा, ये बता, अगर फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आना चाहिए? बता जो है, पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बता बेटा, ये क्या, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों समझ में आ गया? अब वो इंटीग्रेशन वाली बात बता देते हैं आज, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट में।
तू जो कह रहा था ना कि इंटीग्रेशन क्यों किया हमने। उज्जवल बता बेटा, क्या चल रहा है तेरा, तेरी कहानी क्या चल रही है बेटा। बढ़िया, बड़े कष्ट हैं यार ये जीवन में ना। कैसा हुआ तेरा, हाँ एडवांस का पेपर कैसा हुआ यार, कैसा रहा पता, पेपर कैसा रहा बेटा, पेपर कैसा लगा, कैसा था। हम्म, ग्रेट, बढ़िया, गुड। अब चलते हैं बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। ये अब हम पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे बेटा जी। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। पूरी फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना बेटा जी। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है z इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला मेरे पास z इक्वल टू एक्स वाई है, और इसमें से x एंड y दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं बेटा, बोथ कांस्टेंट, तो फिर सीधे फॉर्मूला लगाते हैं बस, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, बताओ, कोई भी अगर फॉर्मूला ये है z इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई में दोनों कांस्टेंट दे रखे हो तो फॉर्मूला है, ध्यान रखना, z इक्वल टू एक्स वाई एक फॉर्मूला दिया बेटा मैंने, दोनों कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर कोई सी एक चीज वेरी कर रही है, इफ एनी वन, ये वेरी कर रही है, तो फिर हम इंटीग्रेशन पे जाते हैं, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन। एंडी बता बेटा, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया। कि अगर कोई फॉर्मूला z इक्वल टू एक्स वाई है, और x और y दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक, तो फिर हम सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं, z इक्वल टू एक्स इंटू वाई सीधे करते हैं। और अदरवाइज अगर कोई एक चीज वेरी कर रही है, तो फिर क्या होता है, हम इंटीग्रेशन पे जाते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो तो कल बताऊंगा मैं। जैसे एक एग्जांपल देख, बचपन में तूने एक बात बता, एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नहीं होता, बचपन में तूने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, स्पीड इनटू टाइम इंटरवल लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों गोपी बता, गोपी तू बता, इसको अगर मैं टाइम इंटरवल कह लूं तो ज्यादा बढ़िया है कि नहीं, बता। ये हो गया। अब मान ले तुम्हें टाइम इंटरवल 4 सेकंड का दिया हुआ है, गिवन है। अब एक बात बता, तेरे को स्पीड में दो केस हो गए ना बेटा, स्पीड या तो कांस्टेंट होगी, और या स्पीड वेरिएबल होगी।
कुछ समझ में आई बात, नहीं आई बता बेटा गोपी। ठीक, अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ फिर तो तू डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेगा। और अगर स्पीड वेरिएबल है तो फिर क्या करेगा बता, जो है इंटीग्रेशन करेगा। एनडी कुछ समझ में आया कि नहीं आया बता बता, ये बता समझ में आया कि नहीं आया कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला सीधे स्पीड इनटू टाइम कर दिया, और अगर स्पीड वेरिएबल है तो फिर कैसे निकालेगा बता, जो है फिर तू क्या करेगा उसमें, जो है इंटीग्रेशन करेगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसको हम कल करते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन बेसिक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो सीधे फॉर्मूला, और अगर वेरिएबल हो रही है बेटा तो फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। बाकी चलो कल करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।